In this video, we are going to discuss about section 5, which is talking about current account transaction. So, इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी पर्सन फॉरेन एक्सचेंज ऑथराइज्ड पर्सन से ड्रॉ कर सकता है अगर वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन इस पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई ने सेवरल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की है. सो देयर आर 3 शेड्यूल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट current account transaction rules 2000. Schedule first is related to list of transactions for which withdrawal of foreign exchange is prohibited. मतलब इसके लिए हम आरबीआई या किसी आरबीआई के पास नहीं जा सकते, ये ट्रांजेक्शन्स फॉर प्रोहिबिटेड है. एंड शेड्यूल 2 इज़ टॉकिंग अबाउट ट्रांजेक्शन्स विच आर परमिसिबल बट दीज आर रिस्ट्रिक्टेड. मतलब इनमें लिमिट्स बताई गई है कि अगर विद इन दीज लिमिट्स है तो ये अलाउड है, लेकिन अगर इनसे लिमिट्स क्रॉस कर गई तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा. और अपर लिमिट शेड्यूल 3 इज टॉकिंग अबाउट upper limit on amount for both individuals and other than individuals. These are talking about those transactions which are permissible but RBI approval is needed. So first is schedule 1. Drawal of foreign exchange is prohibited for following. मतलब इन ट्रांजेक्शन्स के लिए प्रोहिबिशन है, मतलब ये ट्रांजेक्शन्स के लिए हम नहीं जा सकते पैसा लेने, फॉरेन एक्सचेंज लेने. फर्स्ट इज़ रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स. लॉटरी का पैसा हम बाहर नहीं भेज सकते. सेकेंड इज़ रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग और राइडिंग और अदर हॉबी. अगर इनकम हुई है रेसिंग, राइडिंग या अदर हॉबीज़ तो उसका पैसा भी बाहर नहीं भेज सकते. रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ lottery tickets, band magazines, football pools and sweepstakes. And fourth is payment of commission on exports toward equity investment in joint venture or wholly owned subsidiary abroad of Indian company. इट मीन्स कि अगर हमारी कोई बार जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी है और वहाँ पे हमारा कोई एजेंट है जो एक्सपोर्ट कर रहा है और हम उसको कमीशन पे करना चाहते हैं तो वो अलाउड नहीं है. फिफ्थ पॉइंट इज रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू विच डिविडेंड बैलेंसिंग अप्लाइज. सिक्स्थ इज पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट. दिस इज रूपी स्टेट क्रेडिट रूट. सो सिक्स्थ इज पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एक्सेप्ट अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑन एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड तम्बाकू. मतलब कि अगर टी एंड तंबाकू का पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट टी या तंबाकू पर कर रहे हैं तो उसका 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू तक वो अलाउड है, 10% से ज़्यादा वो प्रोहिबिटेड है. सेवन्थ इज पेमेंट रिलेटेड टू कॉलबैक सर्विस. एंड एट्थ इज रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन नॉन रेजिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट स्कीम. So we will quickly summarize these 8 points. First is remittance out of lottery winnings. Second is remittance of income from racing or riding or other hobby. Third is remittance for purchase of lottery tickets, backward magazine, football pool, sweepstakes. Fourth is payment of commission on exports towards equity investment in abroad of Indian subsidiary. Fifth is remittance of dividend to which dividend balancing applies. Sixth is payment of commission on export under rupee state credit route except up to 10% of invoice value on export of tea and tobacco. And seventh is payment related to callback service. And eighth is remittance of interest income on funds held in non-resident special rupee account scheme. Schedule 2 talks about drawal of foreign exchange for following transactions. It requires prior approval of government of India. So पहली है कल्चरल टूर. कल्चरल टूर के लिए किसका अप्रूवल चाहिए? मिनिस्ट्री ऑफ HR डेवलपमेंट, ऑल्सो नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाउ. सेकेंड है एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट और इट्स PSU of more than $10,000. एंड इसमें एक एक्सेप्शन है कि एडवर्टीजमेंट अगर प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग के लिए हो रही है तब वो एक्सेप्शन है, मतलब कि तब वो अलाउड है. उसके लिए फिर कोई लिमिट नहीं होगी या मीन्स उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए. लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट इनके अलावा इन टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या इंटरनेशनल बिडिंग के अलावा स्टेट गवर्नमेंट या उसकी PSU कर रही है ऑफ मोर देन $10,000
डॉलर, तो उसके लिए अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहिए। थर्ड है रेमिटेंस ऑफ फ्रीट ऑफ वीसल चार्टर्ड बाय पीएसयू, इसके लिए एमओ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल चाहिए। फोर्थ इज पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशन बाय अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू, अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या पीएसयू फ्रीट इम्पोर्ट पे कर रही है ऑन कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट बेसिस, तो वो उसके लिए अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर वर्सेस फ्री ऑन बोर्ड, तो उसके लिए एमओ सरफेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल चाहिए। नाउ फिफ्थ इज मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस मेकिंग रेमिटेंस टू एजेंट्स अब्रॉड, इसके लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का अप्रूवल चाहिए। सिक्स्थ इज रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स फॉर टीवी चैनल्स और फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ टीवी चैनल्स के लिए रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस फॉर टीवी चैनल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अप्रूवल चाहिए। एंड रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अप्रूवल चाहिए। सेवंथ है रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग रेट एज पर डीजीएस, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सर्फेस ट्रांसपोर्ट का अप्रूवल चाहिए। एट्थ इज रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड बाय persons other than international or national or state level sports bodies of amount more than $100,000, मतलब अगर इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडी कोई प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप दे रही है फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड, तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए ना ही अप्रूवल चाहिए। लेकिन अगर इन तीनों के अलावा कोई और पर्सन इवेंट कंडक्ट करवा रही है और उसका प्राइज मनी या स्पॉन्सरशिप दे रही है जिसकी अमाउंट $100,000 से ज़्यादा है, तो उसके लिए अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स चाहिए। लास्ट है रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, इसके लिए MOF इंश्योरेंस डिवीजन का अप्रूवल चाहिए। नाउ शेड्यूल 3 इज टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस वेयर ड्रॉअल इन एक्सेस ऑफ लिमिट्स रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, इसमें लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है कि अगर पर ईयर पर पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अप टू $250,000 विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन इन अमाउंट से ज़्यादा अप्रूवल चाहिए ऑफ RBI। सो फर्स्ट केस है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल कैन ड्रॉ फॉरेक्स ओनली अप टू $250,000 इन अ ईयर एंड excess amount requires RBI approval. Now what are the transactions covered under this? Private visits to country outside India, gift or donation, employment, emigration means permanently settling in a country, maintenance of close relatives abroad, travel for business, conference, specialized training, medical or checkup abroad, or accompanying a patient, medical treatment abroad, studies abroad, other than current account transactions. But इनमें DGH मतलब एमिग्रेशन या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रोड या फिर स्टडीज़ अब्रोड के लिए मोर देन $250,000 वो विड्रॉ करवा सकता है अगर कंट्री ऑफ इमिग्रेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर कंट्री ऑफ इमिग्रेशन या मेडिकल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के लॉ या नॉर्म्स के हिसाब से वहाँ 250,000 से ज़्यादा चाहिए तो उसको मिल सकते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI, प्रोवाइडेड दैट पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया। नॉट परमानेंटली रेजिडेंट कैसे डिफाइन करेंगे? मीन्स ड्यूरेशन इज लेस देन 3 years। लाइक आते हैं ना बाहर से एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस वेकेशन के लिए, तो उनको पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया हम कहते हैं, लेकिन वो परमानेंटली रेजिडेंट नहीं होते। सो अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इन इंडिया विच इज़ अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान और सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन डेपुटेशन टू ब्रांच ऑफिस एजेंसीज ऑफ फॉरेन कंपनी can make remittance up to his net salary after deduction of taxes, PF, etc. There is one small illustration related to this point. राज है जो सिटीजन ऑफ इंडिया है लेकिन वो एम्प्लॉयड है एप्पल इनकॉर्पोरेशन US में। वो 1 अप्रैल 2024 को इंडियन डेप्यूटेड किया गया टू इंडियन ब्रांच ऑफ एप्पल टू सर्वे द इंडियन मार्केट फॉर 2 years. ही अर्नड, उसकी नेट सैलरी है $1 million पर ईयर। हाउ मच अमाउंट कैन he remit each year under liberalized remittance scheme?
सो इसमें हमें क्या बताया था कि जो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट इंडिया, सो अब ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया तो हो गया क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, लेकिन ये परमानेंटली रेजिडेंट नहीं है क्योंकि इसकी स्टे लेस देन 3 ईयर्स है। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से ये नॉट परमानेंटली सिटीजन है, तो ये ही कैन मेक रेमिटेंस अप टू हिज नेट सैलरी। तो ही कैन मेक रेमिटेंस अप टू हिज नेट सैलरी विच इज़ $1 million पर ईयर। मतलब इसके लिए 250K क्या लिमिट नहीं लगता, ये $1 million तक वो रेमिट कर सकता है। नाउ अंडर शेड्यूल 3 देयर इज अ सेकेंड पॉइंट फॉर फैसिलिटीज फॉर अदर देन इंडिविजुअल। सो अगर डोनेशन के लिए रेमिटेंस हो रहा है, डोनेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रिप्यूटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कंट्रीब्यूशन टू फंड प्रोमोटेड बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और कंट्रीब्यूशन टू बॉडी इन फील्ड ऑफ वन कंपनी, तो इसमें मतलब एक्सेप्टेड अमाउंट कितनी है, मतलब कि इस अगर जो हमारा डोनेशन की अमाउंट है वो लोअर है ऑफ 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन लास्ट 3 ईयर्स और $5 million विच एवर इज लोअर। मतलब सबसे पहले इन ट्रांजेक्शन्स में क्या करना है, हमने ये अमाउंट निकालनी है, हमने निकालना है लोअर ऑफ 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इन लास्ट 3 ईयर्स और $5 million विच एवर इज लोअर। अब अगर हमारा डोनेशन इस जो ये वाली अमाउंट आई है अगर ये इससे कम है तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए। डोनेशन एक्सीडिंग अबव लिमिट रिक्वायर RBI अप्रूवल। सेकेंड इज कमीशन टू एजेंट अब्रोड फॉर सेल ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स और कमर्शियल फ्लैट्स इन इंडिया। तो इसमें लिमिट क्या है कि अगर तो वो 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस या $25,000 का हायर, जो भी लिमिट हमने पहले लिमिट कैसे निकालनी है, हायर ऑफ 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000। अगर ये विद इन द लिमिट है तो नो अप्रूवल, अगर ये मोर देन लिमिट है तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए। थर्ड इज रेमिटेंस फॉर एनी कंसल्टेंसी फॉर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और अदर कंसल्टेंसी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो अगर कंसल्टेंसी रिलेटेड टू इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है तो उसके लिए $10 million पर प्रोजेक्ट अलाउड है। अगर अदर कंसल्टेंसी प्रोक्यूर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है तो $1 million पर प्रोजेक्ट अलाउड है। फोर्थ है रेमिटेंस एस री इम्बर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। अगर कोई प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है और उसका रीइम्बर्समेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या लिमिट है, हायर ऑफ 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रोट इन और $100K। सो ये था पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल्स के 4 पॉइंट्स। इसमें ये याद रखना है कि सबसे पहले हमने लिमिट निकालनी है, जो लिमिट्स दी है। अगर तो वो विद इन द लिमिट है तो नो अप्रूवल, अगर वो लिमिट से ज़्यादा है तो RBI का अप्रूवल चाहिए। अब कुछ एक्सेप्शंस हैं शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 की। इनकी क्या एक्सेप्शंस है कि अप्रूवल अंडर शेड्यूल 2 मीन सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल और RBI अप्रूवल इज़ नॉट रिक्वायर्ड वेयर रेमिटेंस इज़ फ्रॉम रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 की कोई भी ट्रांजैक्शन रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से हुई है तो उसके लिए अप्रूवल नहीं चाहिए। एंड सेकेंड इज एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। अगर इस अकाउंट से हुई तब भी कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शंस है कि अगर तो शेड्यूल 2 का एक हमने देखा था ना, रेमिटेंस फॉर P&I क्लब देखा था ना कि रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, अगर इसके लिए रेमिटेंस हुआ है तो उसके लिए, और वो एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट से हुआ है तो अप्रूवल चाहिए अगर वो लिमिट से ज़्यादा है। और शेड्यूल 3 का जो हमने देखा था कमीशन या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ये भी अगर EEFC अकाउंट से है तो उसके लिए भी अप्रूवल चाहिए अगर वो मोर देन स्पेसिफाइड लिमिट है। सो सिंपली अगर रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से शेड्यूल 2 या शेड्यूल 3 की कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तो कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन अगर एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से ये 2 ट्रांजैक्शंस हुई है, शेड्यूल 2 की रेमिटेंस फॉर P&I क्लब एंड शेड्यूल 3 की कमीशन और प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, इन दोनों के लिए अप्रूवल लगेगा चाहे वो EEF से भी हो। इन दोनों के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुई है EEFC की शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 के तो उसके लिए कोई अप्रूवल नहीं चाहिए। एंड अगर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है पर्सन ने एज विजिट अब्रॉड तो उसमें शेड्यूल 3 की लिमिट अप्लाई नहीं होती। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन इज लो लिस्टेड इन अबव शेड्यूल्स एंड इट इज़ फ्रीली अंडरटेकन।